नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के सेकंड शिफ्ट जिसकी परीक्षा 29 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी, ईबीएस पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर के कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये राज्य कौन सा है? ये जो नाच नृत्य का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो चिराव से मिल रहा है। जैसे देखिए, चिराव डांस में क्या होता है? चिराव डांस में यहाँ पर दो लोग इधर बैठे होते हैं और दो लोग इधर, और ये लोग क्या करते हैं? बांस की डंडियों को लिए रहते हैं और जिस प्रकार से म्यूजिक बज रहा है या फिर ढोलक बज रहा है उसी ताल पर ये बांस को क्या करते हैं? जमीन पर पीटते रहते हैं और मनुष्य जो होता है, आदमी जो होते हैं, इन्हीं बांस के बीच में इस प्रकार से कूदते रहते हैं। तो इसे हम लोग कौन सा डांस बोलते हैं? चिराव डांस बोलते हैं, जो कि मिजोरम का है। क्या है? मिजोरम का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक शिफ्ट में कभी ना कभी खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक दो पेड़ होते हैं जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। खेजड़ी के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो प्रोसोपिस सिनेरिया होता है, ठीक है। और इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसे शमी बोलते हैं, तेलंगाना में इसे जम्मी बोलते हैं, गुजरात में इसे खिजड़ी बोलते हैं, राजस्थान में इसे खेजड़ी बोलते हैं, और हरियाणा में जंती और पंजाब में जांद बोलते हैं, ठीक है। यह मटर परिवार फैबेसी में फूल वाले पेड़ की एक प्रजाति होती है। अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में इसका पेड़ पाया जाता है। यह अधिक जल के बिना बढ़ सकता है, यानी कि बिना जल के भी ये बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, जब रेगिस्तानी इलाकों में पाया जा रहा होगा तो पानी की कमी होगी। तो खेजड़ी के बारे में मुख्य पॉइंट क्या है कि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और बिना जल के भी ये बढ़ सकता है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। खेजड़ी के पौधे का प्रयोग औषधि बनाने के लिए इसके छाल का प्रयोग किया जाता है और लोग इसके फल पका करके खाते हैं, ठीक है। इसकी लकड़ी ऐसी होती है कि यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होती है। कीड़ों से प्रभावित इसकी लकड़ी नहीं होती, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है। और क्षेत्र के जानवर खेजड़ी की पत्तियों को खाते हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी ओक से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। रेगिस्तानी ओक जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में यानी रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। देखिए, जो भी पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाएंगे उसमें बहुत कम पत्तियां होंगी ही होंगी, ठीक है। इसके बाद से देखिए, इसकी सामान्य ऊंचाई जो होती है वो कक्षा की ऊंचाई यानी 10 से 11 फीट के बराबर होती है, और अगर मीटर में बात करें तो लगभग 4 मीटर के बराबर होती है। इसकी जड़ें जमीन में इसकी ऊंचाई का लगभग 30 गुना तक चली जाती है, यानी 250 से 350 फीट तक चली जाती है। जड़ों से पानी ऊपर आ करके इसकी तनों में इकट्ठा हो जाता है। स्थानीय लोग पानी की कमी होने की स्थिति में तने में पतला पाइप डाल करके पानी प्राप्त कर लेते हैं। तो तने में पतला पाइप डाल करके पानी किस में प्राप्त किया जाता है? ये रेगिस्तानी ओक में प्राप्त किया जाता है। और प्रश्न हमसे किसके बारे में पूछा गया था? खेजड़ी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं खेजड़ी के बारे में। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला दिया गया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी होंगे ही नहीं, तो बिना पानी के भी ये आसानी से बढ़ जाता है। तीसरा देखिए, इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। तो खेजड़ी के बारे में ये पॉइंट भी मैंने बताया था, यानी ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। चौथा देखिए, इसके तने में पानी एकत्र होता है। तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। तो पानी में माफ कीजिएगा, तने में पानी किस पेड़ में एकत्रित हो रहा था? वो रेगिस्तानी ओक में एकत्रित हो रहा था, ना कि खेजड़ी में। प्रश्न चूंकि खेजड़ी के हिसाब से पूछा गया है तो ये गलत हो गया। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में सही होगा, खेजड़ी के बारे में ये गलत है। पांचवा देखिए, यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें कुछ
हद तक पत्तियां होती हैं, रेगिस्तानी ओक से ज़्यादा पत्तियां होती हैं, इसलिए ये छायादार होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यानी कि ए, बी और सी विकल्प इसका सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। पहले विकल्प में देखिए ए, बी, सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए, यानी कि कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए मोम दिया गया है, कोलतार दिया गया है और ग्रीस दिया गया है, तो यही तीनों पेट्रोलियम उत्पाद होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने का कोई भी सीधा सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इधर क्या होता है, इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, नीचे साउथ होता है और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया कि यक्स पर यक्स एक पॉइंट है जहां पर एडवोकेट का घर स्थित है और सबसे पहले एक्स से वो ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। तो पूर्व किधर होगा, देखिए पूर्व इधर है, तो इससे ठीक पूर्व 100 मीटर में यहां पर आ गया, ये पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहां से दक्षिण किधर होगा, नीचे ही होगा, तो नीचे मान लीजिए ये 500 मीटर चल गया और ये पॉइंट मान लीजिए बी हो गया, दक्षिण चल के ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। पश्चिम किधर पड़ेगा, देखिए इधर पड़ेगा, तो यहाँ से 50 मीटर, यानी कि देखिए ये वाली लाइन टोटल 100 मीटर है, तो 50 मीटर हमें यहाँ से चलना है, तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 50 मीटर चल के सी पॉइंट पर पहुँच गया। उसके बाद देखिए और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है। तो ये सी था, इसके ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूर चलना है, ठीक उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ चलना है, 60 मीटर की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये 60 मीटर की दूरी हो गई और ये कहाँ पहुँच गया, कोर्ट जो कि वाई पर था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या होगी। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा, तो ये कोर्ट है और ये एडवोकेट का घर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस y से x पर आप कैसे जा सकते हैं, दो तरीके से जा सकते हैं, या तो आप पहले इधर चल जाएं और उसके बाद से इधर चल जाएं। तो पहली जब इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी पश्चिम उत्तर इसका सही जवाब होगा। या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप पहले ऊपर चल जाएं उसके बाद से इधर चल जाएं, तो ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा और इधर जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। देखिए किस विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, उत्तर पश्चिम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई लड़का वलसाड़ से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। 12 सितंबर 2022 को सवार हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 और सितंबर 2022 को सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे बालसाड़ से चल करके 17:30 यानी कि कितना हो गया, देखिए मैं लिख रहा हूँ 17:30। इसको अगर 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12:05 यानी कि 5:30 शाम के, PM मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिए 14 सितंबर 2022 को सुबह 5 बजे नागरकोइल पहुँचा, तो 12 के बाद 13 सितंबर आया होगा, उसके बाद जाकर के वो 14 सितंबर में पहुंचा होगा। 14 सितंबर को कितने बजे पहुंचा, सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे AM मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है यदि इस समय अंतराल में ट्रेनों द्वारा चली गई कुल दूरी इतना दिया गया तो किलोमीटर चला गया, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, तो यहां पर हमें दूरी तो दी गई है, अब समय हमको निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे, देखिए शाम के 5:30 बजे से चला तो 12 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर के शाम के 5:30 बजे तक कितना समय हो जाएगा, आप कहेंगे कि टोटल इसमें 24 घंटे का समय हो जाएगा। 24 घंटे का समय हो गया, शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब शाम के 5:30 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक कितने घंटे होते, 12 घंटे होते। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि 5:30 नहीं है बल्कि केवल 5 है, यानी कि 12 घंटा में से आपको 30 मिनट घटा देना है, यानी कि कितना समय हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 घंटा और 30 मिनट। अब देखिए 24 घंटा ये है और 11 घंटा 30 मिनट ये है। ठीक है, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और 35 घंटा 30 मिनट टोटल उसके द्वारा चली गई पूरा समय लगा होगा, 35 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि औसत चाल क्या होगा। औसत चाल क्या होता है, कुल चली गई दूरी यानी 20
59 बटे कुल लगा समय यानी कि 35 घंटा और 30 मिनट। तो 35 घंटा पूरा कंप्लीट है और 30 मिनट यानी कि 1 घंटे का 1/2 भाग है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 59 बटे 35 दूनी 70 और 1 71 बटे 2 होगा और 2 ऊपर जाकर के यहां पर गुणा हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए इससे अगर इसको हम लोग काटे तो ये 29 बार में जाएगा और 29 गुणे 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई 58 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? कौन सा एक विकल्प है मिशन गंगा जल के लिए? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, ये इसका एक विकल्प है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध होती है। यानी कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी में प्रोटीन पाया जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है दही, दूध और चावल। दूध में कैल्शियम होता है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। संतरा की बात करें तो देखिए संतरा में क्या होता है, जो चीज़ें खट्टी होती है खाने में उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी होता है तो यहाँ पर विटामिन की बात आ गई तो ये भी प्रोटीन हमसे पूछा गया था तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बादाम, मक्का और दूध, देखिए फिर से यहाँ पर दूध आ गया यानी कैल्शियम की बात की जा रही है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए अंडे में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है और मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए। युगल यानी कि जोड़ा चुनने के लिए बोला जा रहा है, पेयर चुनने के लिए बोला जा रहा है, जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि देखिए प्रत्येक जोड़े में एक दो जगह का नाम दिया गया है जिसमें पहला जो होना चाहिए वो राज्य होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। तो किस विकल्प में दिया गया, देखिए हमारे देश में टोटल राज्यों की संख्या की बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए क्योंकि पिछले वर्षों में कई शिफ्टों में राज्यों की संख्या और राज्यों के बारे में पूछे गए थे और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछे गए थे। तो आप एक बार जल्दी से सुन लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ये टोटल 28 राज्य हो गए। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव और चौथा है दिल्ली, पांचवा है लद्दाख, छठा है लक्षद्वीप, सातवां है जम्मू और कश्मीर और आठवां है पुडुचेरी जिसे आप पौंडीचेरी के भी नाम से जानते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था, पहला राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे तो ये राज्य है और ये भी राज्य है, दोनों राज्य है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा हमें केंद्र शासित प्रदेश को ढूंढना है। देखिए मिजोरम भी राज्य है, झारखंड भी राज्य है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान और निकोबार ये क्या है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पहला हमें राज्य ढूंढना था जबकि जम्मू और कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक ही विकल्प बचा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश क्या है, राज्य है और पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी ये क्या है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। यानी कि वो राज्य आपको चुनना है जो कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहां पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। अब इनसे सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, देखिए पहला तो ये देखिए इसका तट यानी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का तट है। उसके बाद से देखिए ये उड़ीसा का तट है। उसके बाद से देखिए ये आंध्र प्रदेश का तट है। उसके बाद से देखिए ये तमिलनाडु का तट हो गया। यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन चारों में से कोई भी विकल्प में अगर दिया गया है तो वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए तमिलनाडु था, उड़ीसा था लेकिन महाराष्ट्र नहीं था तो ये गलत हो गया। पश्चिम बंगाल था, तमिलनाडु था लेकिन गुजरात नहीं था तो ये गलत हो गया। पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा भी था लेकिन कर्नाटक नहीं था तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के 3 समवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश यानी एमपी से सटे हुए कौन से 3 राज्य हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है।
स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश है और इससे सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा राजस्थान हो सकता है, गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है और छत्तीसगढ़ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। दिए गए विकल्प में देखिए गुजरात तो सटा हुआ है एमपी से, पश्चिम बंगाल नहीं सटा हुआ है और उड़ीसा नहीं सटा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है लेकिन झारखंड नहीं सटा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। गुजरात सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है लेकिन बिहार नहीं सटा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य हैं जो कि एमपी के समीपवर्ती हैं, यानी कि एमपी से सटे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? मच्छर के द्वारा कौन से रोग जनित हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है निमोनिया। जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जब फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं तब निमोनिया होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न हमसे मच्छरों के बारे में पूछा गया है। उसके बाद से डेंगू की बात करें तो डेंगू मच्छरों से ही होता है, मच्छर के काटने से होता है। खसरा की अगर बात करें तो खसरा जो होता है वो श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। तो ये वायरस से जनित है, ना कि मच्छर से, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मलेरिया की बात करें तो ये मच्छर से ही फैलता है, तो ये भी सही है, यानी कि बी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पारितंत्र में निहित है। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात की जा रही है, तो इकोसिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है, इसमें क्या क्या निहित होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परितंत्र के बारे में आप कह सकते हैं कि जीवमंडल के जितने भी घटक होते हैं सब इसमें शामिल होंगे, जिसमें सजीव भी आएगा और निर्जीव भी आएगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, केवल जीवित नहीं होता है बल्कि निर्जीव भी होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक यानी कि जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पहाड़ हो गया, यानी कि जो निर्जीव है उसकी बात की जा रही है, तो केवल निर्जीव भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। एक क्षेत्र के उपघटक और भौतिक कारक, ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा देखिए, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक, यानी कि जीवित और मृत, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं जीवित और साथ ही साथ निर्जीव, जीव और निर्जीव दोनों मिलकर के परितंत्र की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। यानी कि देखिए पहला जो युग्म में पहला जो पार्ट है वो राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वहाँ की जो लोक नृत्य होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही से सुमेलित है। देखिए कथक जो होता है ये कर्नाटक का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का है, तो ये गलत हो गया। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है, ना कि तमिलनाडु का, तो ये गलत हो गया। बुइया की अगर हम लोग बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। बुइया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, तो यहाँ पर आसाम दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का ही है, ये सही से सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाघर गैस नहीं है। देखिए इंग्लिश वाले से ये क्लियर नहीं होगा प्रश्न, पूछा ये जा रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं? आपका CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, वाष्प, ओजोन, ये सभी, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो इसके अलावा जो विकल्प में होगा वही हमारा उत्तर होगा। मैंने आपको क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्रीन हाउस गैस है और प्रश्न में हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी मैंने बोला था तो ये भी गलत हो गया, मीथेन भी मैंने बोला था तो ये भी गलत हो गया, लेकिन नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसे कहा जाता है। तो 1987 में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षण की सहायता करेंगे, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टीचर की किस प्रकार से सहायता करता है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, एज ए टीचर जब हम लोग कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में जानने के लिए नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है और इसके माध्यम से टीचर ये भी जान सकता है कि जो शिक्षण विधि वो अपना रहा है क्या वो एप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट में जब मैंने बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया तो मुझे पता चला एज ए टीचर कि 50 में से 45 बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, यानी कि मेजॉरिटी नंबर ऑफ कैंडिडेट को अगर
कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं शिक्षण विधि अपना रहा हूं वो गलत हो सकती है, इसीलिए अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो बच्चों की परेशानियों के बारे में जान सकते हैं, उसको कहां पर समस्या है, उसको कहां पर दिक्कत है कॉन्सेप्ट समझने में, और दूसरा हम एज ए टीचर हमें भी फीडबैक मिलेगा कि जो शिक्षण विधि हम अपना रहे हैं वो सही है अथवा नहीं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। बुद्धि भागफल क्या होता है, इसे आईक्यू बोलते हैं। तो आईक्यू कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आईक्यू ज्ञात करने के लिए हमारा होता है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वर्तमान आयु और गुणे 100 होता है। मानसिक आयु को क्या बोलते हैं, मेंटल एज बोलते हैं, और करंट वर्तमान आयु को करंट एज बोलते हैं, गुणे 100। तो यहां पर देख लीजिए मेंटल एज और करंट एज ये कहीं भी नैदानिक परीक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण में सिर्फ और सिर्फ बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है। यहां पर आईक्यू की बात नहीं की जाती, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, मैंने आपको क्या बताया, इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को आ रही दिक्कतों, उनकी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। अधिगम की गति, देखिए अधिगम की गति कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चा प्रयास कर रहा है और प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और व्यवहार में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अधिगम ही तो बोलते हैं। यानी बच्चे के प्रयास और उसके अधिगम के बीच जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसे बोलते हैं अधिगम की गति। यानी कि देखिए बच्चा जब प्रयास कर रहा है और उसकी गति अधिगम लगातार हो रहा है, तो इस प्रकार से ये गति चल रही है। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब बच्चा लाख प्रयास कर ले लेकिन उसमें व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, यानी अधिगम नहीं होता, जिसे अधिगम का पठार बोलते हैं। तो यहां पर गति क्या हो गई, बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो यहां पर अधिगम की गति जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि अधिगम वक्र के माध्यम से जाना जाता है। यहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से संभव नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। देखिए अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल गया कि बच्चे का लेवल क्या है, क्योंकि जब हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, या फिर किस लेवल तक आ रहा है। तो जितना उसका लेवल है उसके हिसाब से ही तो वो परफॉर्म करेगा, यानी कि कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से टीचर समझ सकता है। यानी डी वाला विकल्प भी सही है। यानी कि देखिए यहां पर केवल बी और डी वाला विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, बी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन को अंग्रेजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, देखिए दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, आकलन होते हैं, एक फॉर्मेटिव दूसरा समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि कक्षा के दौरान, अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे का उसी समय अगर आकलन किया जाए, मतलब कि जब अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसी समय जब आकलन किया जाता है, तो इसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा भी आकलन होता है जो कि सत्र के अंत में होता है, जिसे आप फाइनल परीक्षा के नाम से जानते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया, ईयरली एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया। यानी पूरा सत्र कंप्लीट होने के बाद से जब आपका आकलन किया जाता है तो उसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो हमसे फॉर्मेटिव यानी कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन किया जा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या क्या सम्मिलित करता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, बिल्कुल सही बात है। अब मैं मान लीजिए एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कक्षा अभी रनिंग में है, तो इस कक्षा के दौरान अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं और उस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए, तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आपको उस प्रश्न का नहीं उत्तर आता है, यानी कि आप कमजोर हैं। नहीं, यहां पर गलती मेरी मानी जाएगी एज ए टीचर कि मैं उस शिक्षण विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा पा रहा हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यानी ये एज ए टीचर मुझे क्या मिल रहा है, फीडबैक ही तो मिल रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, जब हम लोग अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब उसका आकलन करेंगे तभी तो पता चलेगा। अब आज मैं आपके लिए क्लास कर रहा हूं और आज से 1 साल बाद जब मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपको क्या समस्या थी इस पर्टिकुलर क्लास में, तो क्या यह संभव है? समेटिव असेसमेंट यही तो होता है, साल के अंत में मूल्यांकन किया जाता है। तो साल के अंत में और जो कक्षा चल रही थी उसमें समस्या का पहचान साल के अंत में थोड़ी संभव है, जब कक्षा चल रही थी उसी दौरान तो उसकी पहचान की जा सकती है। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें बच्चों की कमियों की और टीचर के कमियों की पहचान की जा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, तो रिपोर्ट कार्ड की जहां पर बात आ जाएगी वहां पर समेटिव असेसमेंट आ जाता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड बनाने में यूज किया जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर। चौथा देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, अधिगम अंतराल यानी कि
जो लर्निंग गैप होता है कि बच्चे कहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही हैं, इसी को लर्निंग गैप बोलते हैं, अधिगम अंतराल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे तो हम लोग जान सकेंगे कि बच्चे कहाँ पर समस्या, कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सीखने के दौरान। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई, यानी कि ए, बी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए, बी, डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। अप्रक्षेपित यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड। जैसे कि आप प्रोजेक्टर देखते हैं तो वो क्या करता है, इमेजेस को प्रोजेक्ट करता है किसी बोर्ड पर या फिर दीवार पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा सामग्री, शिक्षण सामग्री जो कि प्रोजेक्ट करेगा इमेज को किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रक्षेपित सामग्री होगा। लेकिन यहां पर हमें अप्रक्षेपित बोला गया जो कि प्रोजेक्ट ना करे। तो चलिए चौथे विकल्प में दिया गया है एपीडीए स्कोप, तो ये प्रोजेक्टर के तौर पर होता है, प्रोजेक्टर की तरह ही होता है। ये क्या करता है, इमेजेस को, वीडियो क्लिप्स को किसी बोर्ड पर या फिर दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये प्रक्षेपित सामग्री है, ना कि अप्रक्षेपित। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिल्म स्ट्रिप यानी कि जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पीछे आप देखते होंगे कि एक लाइट, पतली सी बीम निकल करके और आगे प्रोजेक्टर पर जाकर के पूरा वो फिल्म के तौर पर आपको दिख रहा होता है, तो इसे ही फिल्म स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर का पार्ट है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। स्लाइड की अगर बात करें तो स्लाइड भी एक तरीके से प्रोजेक्टर, आप जो पीपीटी बनाते हैं स्लाइड्स क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो ये भी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट जो होता है वो एक तरीके से प्रक्षेपित नहीं है, अप्रक्षेपित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इस प्रश्न को पढ़ते समय आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सभी सही विकल्पों में से आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट को सेलेक्ट करना होता है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि श्री रोहन एक शिक्षक है, ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले टाइप का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, टीचर जो है वो जल के संरक्षण पर एक रोल प्ले नाटक इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, तो वहां पर उनके इस प्रकार के आयोजन का क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार को जानना चाहते हैं, जिसमें वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। देखिए आपको ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये विकल्प पॉजिटिव नहीं है बल्कि निगेटिव है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे किसी भी चीज को लेकर के जब महसूस करते हैं, खुद से महसूस करते हैं, और उसके बाद जब उस चीज के बारे में हम उसको अवेयर कराते हैं, तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है। यहां पर देखिए मार्गदर्शन प्रदान करने की बात की जा रही है। अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा पानी मत गिराओ, पानी बहुत कीमती है, भविष्य में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है, बहुत पानी की समस्या होने वाली है, तो क्या वो समझेगा। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप 5 साल 4 साल 6 साल के बच्चे को देखेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा उनको प्रिय होता है, पानी बहुत ज़्यादा गिराते हैं। तो ये आज हम लोग प्राइमरी स्तर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे का मेंटल एज इस हिसाब से नहीं होता है कि आप सिर्फ उसको बता देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, जब तक खुद अनुभव नहीं करेगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि सिर्फ आपके बोलने मात्र से वो इन सभी चीजों को अनुभव नहीं कर पाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि संरचनावाद की जो बात की जाती है एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उनमें यह कहा गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए स्वयं से अनुभव प्राप्त करेंगे। बच्चे कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर थोड़ी है कि पेन ड्राइव लगा करके डेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊंचा उठाना चाहता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बच्चे रोल प्ले के माध्यम से बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो यहां पर बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये ईवीएस की कक्षा है। ईवीएस की कक्षा के अंतर्गत बच्चे के लिए जो उसका पर्यावरणीय एक तरीके से वातावरण का जो पार्ट है उसको मजबूत करने की बात की जाएगी। यहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ये किसी अन्य कक्षा का या फिर उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट हो सकता है, ना कि ईवीएस का, ठीक है। तो यहां पर विश्वास यानी कॉन्फिडेंस पैदा करना उद्देश्य नहीं था। दूसरा देखिए, वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। तो यह भी कम इंपॉर्टेंट है, एक ही विकल्प बचा, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। यह सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। संवेदनशील यानी कि वो बच्चा कम से कम सेंसिटिव बने इस चीज को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के कि पानी की कितनी किल्लत है, और जब वो रोल प्ले कर रहा होगा तो खुद से अनुभव करेगा और इन सभी चीजों के बारे में जानेगा।
और इस जब खुद से जानेगा तब वो उसके प्रति संवेदनशील बनेगा, यानी कि सेंसिटिव बनेगा। आपके कहने मात्र से या फिर किसी के इंस्ट्रक्शन देने से वो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ईवीएस का करिकुलम किस प्रकार से बनाया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश क्या है? परिवेश यानी कि बच्चा जो कुछ भी परिवेश यानी वातावरण, जो उसके आसपास का जो एरिया है वो उसका समाज होगा, वो उसका समाज होगा, यानी कि सामाजिक परिवेश से जोड़ करके बताने की बात की जाती है। और साथ ही साथ ये आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा अपने अनुभव के माध्यम से। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। एनसीएफ 2005 वाला वो वाला स्टेटमेंट कि बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं, और दूसरा बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। इन्हीं दोनों पॉइंट को केवल आपको ध्यान में रखना है। पहले विकल्प को देखिए, अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में। आपको लगेगा कि यह विकल्प पॉजिटिव है क्योंकि संरचनावाद की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आपको एनसीएफ 2005 के उस लाइन को भी ध्यान में रखना है जहां पर यह बोला गया कि ईवीएस जो है वो बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बच्चे को बताना चाहिए। अब परिवेश यानी बच्चे का वातावरण, वातावरण यानी कि बच्चे का समाज, इसलिए यह विकल्प थोड़ा संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगम के, क्योंकि पहला वाला जो विकल्प था वो बच्चे के परिवेश की बात नहीं कर रहा है, बच्चे के समाज की बात नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए, अधिगम के समकालित परिप्रेक्ष्य में, समकालित यानी कि इंटरग्रेटिव पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि एनसीएफ इसके बारे में नहीं बात कर रहा है। ठीक है। तीसरा देखिए, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अनुचिंतनीय यानी कि रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब कि देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन, उसी प्रकार से इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टीचर ने अगर कुछ बताया तो वो बातों को हूबहू बच्चा एक्सेप्ट कर ले, उस सेंस में है ये। तो ये यहां पर एक तरीके से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी मैं बता दूं, अनुचिंतनीय की बात जब की जाती है तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं और वो अमूर्त चीजों को नहीं समझ सकते, इसीलिए एनसीएफ कहता है कि उनको उसके परिवेश से जोड़ करके बताइए ताकि बच्चा उस चीजों को देख करके, प्रत्यक्ष तौर पर देख करके सीख पाए। और यहां पर बच्चे का लेवल अभी उतना नहीं है कि वो चिंतन कर पाए, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो जाएगा। चौथा देखिए, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्राइमरी स्तर के बच्चे चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन मूर्त अवस्था में देख करके चिंतन कर सकते हैं। इसलिए एनसीएफ कहता है कि बच्चों के परिवेश से मूर्त चीजों को दिखा करके बच्चों को पढ़ाइए। अमूर्त चीजों के लिए बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं प्राइमरी स्तर के बच्चे, ठीक है, इसलिए निगेटिव हुआ। चौथा देखिए, अधिगम के सामाजिक रचनावाद परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक यानी कि उसके परिवेश की बात की जा रही है और रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, यही विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और पहला वाला जो विकल्प था संरचनावाद वाला, वो देखिए पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड है, इसलिए यह संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 यहां पर ब्रॉड सेंस में, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। किससे बचना चाहिए यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में है, तो विकल्प भी हमारा निगेटिव वाला ही उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, समूह कार्य से। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे समूहों में रह करके ही सीखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो ये तो बात लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा देखिए, कठपुतलियों के उपयोग से, कठपुतलियों के उपयोग से, और दूसरा देखिए भूमिका निभाने से। तो यहां पर देख लीजिए, ये दोनों विकल्प में थोड़ा सा संशय है, मैं अभी स्टार लगा रहा हूं। पहले विकल्प को पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। तो पहला विकल्प सबसे ज्यादा निगेटिव है। अब दूसरा और तीसरा विकल्प आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को प्रश्न पूछने से रोके, वो तो सबसे ज्यादा निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे जब प्रश्न नहीं करेंगे तो अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए वो अन्वेषण नहीं करेंगे, खोज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो वो लैब में जाकर के लेबोरेटरी में प्रयोग थोड़ी करेंगे, वो कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे? आपसे सवाल पूछेगा, समाज में किसी दूसरे लड़के से आदमी से जाकर के सवाल पूछेगा, यही तो अन्वेषण होता है। यानी कि अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह उन प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा है। ढूंढना यानी कि खोज करना, खोज करने को ही तो अन्वेषण बोलते हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों इसकी पैरवी करता है। इसलिए बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रश्न पूछने से नहीं रोकना चाहिए। यह विकल्प चूंकि सीधे तौर पर निगेटिव है, इसलिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। और बाकी के दूसरा और तीसरा थोड़ा सा इसके संबंध में पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि भूमिका निर्वहन अगर रोल प्ले बच्चा कर रहा है तो भी कम से कम वह उन चीजों के प्रति संवेदनशील होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि रोल प्ले के ही माध्यम से बच्चा पानी के संरक्षण के लिए उसको संवेदनशील बनाया जा रहा था। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। और कठपुतलियों के उपयोग से, तो कहीं ना कहीं बच्चे उस टॉपिक से कोरिलेट कर पाएंगे जिसके भी बारे में कठपुतलियों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन ये बिल्कुल ही निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है, क्यों? देखिए, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी स्तर में, उसको थीम और सब थीम्स में डिवाइड किया गया है। वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा उनको क्यों बांटा गया है पूरे पाठ्यक्रम को। देखिए, ये इसलिए बांटा गया है क्योंकि बच्चा जब जन्म लिया तभी से वो सामाजिक प्राणी के तौर पर रह रहा है, और समाज में रहते हुए वह अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए। या फिर कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या क्या एक्टिविटी करता है दिन भर में, वही चीज़ों को थीम के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है ताकि बच्चा अपने जीवन से उसको जोड़ करके अच्छे तरीके से समझ पाए। 6 थीम है ईवीएस में, 6 थीम को आप अपने जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप सुबह सो करके उठते हैं तो आप कहां पर पे सोए थे? आप अपने घर में सोए थे। यानी कि सबसे पहले हमें आश्रय की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला हमारा थीम हो गया आश्रय। क्या हो गया? आश्रय। उसके बाद से देखिए, जब आप सो करके उठे उसके बाद से अपने दिनचर्या में ब्रश और ये सब शौच वगैरह करने के बाद आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करते हैं क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो दूसरा हमारा थीम क्या हो गया? भोजन हो गया। उसके बाद से भोजन करने के बाद से आपको प्यास लगेगी, आप पानी पिएंगे ही पिएंगे। तो तीसरा हमारा क्या हो गया? पानी जो हो गया, या फिर जल आप कह सकते हैं, ये हमारा तीसरा थीम हो गया। उसके बाद से आप घर में रह लिए, भोजन कर लिए, पानी पी लिए। अब अपनी दैनिक जीवन को संभालने के लिए या फिर आर्थिक जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रोजी रोटी कमानी होगी। अब इस रोजी रोटी को कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जा करके काम करना होगा। अब कहीं ना कहीं जाकर के जो काम करेंगे, अब अपने घर से जब अपने ऑफिस में या फिर कहीं पर भी काम करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बीच में यात्रा करेंगे। तो चौथा जो होता है वो यात्रा होता है। इसके बाद से देखिए, अब आप ऑफिस में पहुंच गए, और ऑफिस में पहुंच करके या तो आप किसी कारखाने में काम करके किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे यानी बनाएंगे, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे बैंक में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं? आपको सर्विस देते हैं, तो वो भी काम है। और फैक्ट्री में काम करना वो भी काम है। यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये हमारा पांचवा थीम हो गया। ठीक है। फिर जब आप काम करके घर पर लौटेंगे तो आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो परिवार और मित्र के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। तो छठवां थीम क्या हो जाएगा? परिवार एवं मित्र। तो आप खुद देखिए, जो 6 थीम है, क्या वो आपके समाज से अलग है? नहीं अलग है, बल्कि आपके समाज में जो आपकी रोज का जो रूटीन है उसी से लिया गया है ये 6 थीम। और इसी वजह से इसमें थीम में इस प्रकार से बांटा गया ताकि बच्चे इसको लेकर के एक बेहतर समझ अपने अंदर विकसित कर पाए ईवीएस को लेकर के। ठीक है, इसी विकल्प को आपको ढूंढना है। चलिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों को एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए। अंतरापृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, देखिए यहां पर दिया गया है, कॉमन इंटरफेस बोला जा रहा है। तो कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ये नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर एकीकृत करने की बात की जाती तो एकीकृत यहां पर सही हो सकता था, क्योंकि प्राइमरी स्तर में कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग से पुस्तक नहीं है, बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ा जाता है। और 3 और 4 और 5 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस की बात कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस को सीखने के लिए, तो ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन हमारा उत्तर होगा या नहीं आगे के विकल्पों को पढ़ने के बाद ही हम लोग तय कर पाएंगे। तीसरा देखिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने में, तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में। चौथा देखिए, तत्काल पर्यावरण से बेहतर समझ विकसित करने के लिए। देखिए, तत्काल पर्यावरण यानी कि जो बच्चा अपने पर्यावरण परिवेश में देख रहा है उससे कोरिलेट करते हुए बेहतर समझ विकसित कर पाए बच्चा, इसके लिए इसको थीम्स में बांटा गया है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि थीम इसीलिए है ताकि बच्चा जो अपने रोज का रूटीन जो जी रहा है उसी से थीम लिए गए हैं, और बच्चा जब अपने परिवेश में इन सभी चीज़ों को देखेगा कि अरे यार ये तो मैं तो रोज करता हूँ, तो वो बच्चा उसे कोरिलेट करके अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी के ये विकल्प जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा संकुचित हो जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएंगे। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा संकुचित है, इसलिए नेगेटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विषय या उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? देखिए, यहां पर एक कॉम्पिटेंसी दी गई है, दक्षता दी गई है, इसमें से कौन सा एक ऐसा
थीम है, पर्यावरण का थीम है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। देखिए दिया गया स्टेटमेंट उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया। अपने घर को खोने के, घर की बात की जा रही है, तो घर का मतलब आश्रय की बात की जा रही है। तो ईवीएस में क्या इस प्रकार का कोई थीम है? बिल्कुल है, आश्रय थीम हमने देखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, आश्रय थीम से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? देखिए ईवीएस के बारे में हमें बताना है बच्चे को कि पानी की बर्बादी ना करिए और इसका संरक्षण करिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चे जब अपने से खुद से अनुभव करते हैं तभी उसके प्रति संवेदनशील बनेगा। और खुद से अनुभव करने वाला विकल्प कौन सा है? देखिए चौथा दिया गया प्रयोग। अब लेबोरेटरी में पानी के संरक्षण को लेकर के प्रयोग तो किया नहीं जा सकता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। साक्षात्कार भी नहीं होगा, क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर उसके प्रति संवेदनशील नहीं बन रहे हैं। साक्षात्कार में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लिया जाएगा, बच्चा या फिर टीचर आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से इंपॉर्टेंट नहीं है। चर्चा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा अपने आंखों से उस पानी की बर्बादी और उसके वजह से होने वाली समस्याओं को नहीं देखेगा, तब तक उसके प्रति संवेदनशील नहीं बनेगा। अब यहां पर देखिए दिया गया सर्वेक्षण एवं चर्चा। अब देखिए सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चा खुद से सर्वे करेगा, अपने मोहल्ले में जाकर के सर्वे करेगा, कुछ लोगों से पूछेगा कि आपके घर पानी की कितनी खपत है, तो वो लोग बताएंगे। कुछ लोग बताएंगे कि मेरे यहाँ हैंडपंप जो है वो 50 फीट पर है, कुछ लोग बताएंगे 100 फीट पर है, कुछ लोग बताएंगे 200 फीट पर है, कुछ लोग बताएंगे 400 फीट पर है। तो जो 50 फीट वाला जो बताएगा, वो उससे जब बच्चा पूछेगा कि क्या आपके यहाँ पानी आता है नल से, तो कहेंगे कि बहुत कम आता है। यानी कि बच्चा उसके बाद से 100 वाले से पूछेगा तो कहेगा हाँ थोड़ा ठीक आता है, 150 वाले से पूछेगा तो कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही आता है, और 450 वाला तो बोलेगा कि बिल्कुल प्रॉपर पानी आता है। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जा रहा है, यानी कि स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। यानी कि भविष्य में ये जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल समाप्त हो सकता है। यहां पर बच्चा इस सर्वेक्षण के माध्यम से एक अनुमान लगा सकता है। अब बच्चा खुद से सर्वेक्षण के माध्यम से जब ये सभी अनुमान लगाएगा, तब वो उसके प्रति संवेदनशील बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद से करके सीख रहा है, खुद से अनुभव प्राप्त कर रहा है, और तभी वो संवेदनशील बनेगा। इसलिए सर्वेक्षण और चर्चा यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? ठीक है, चलिए तो ईवीएस के बारे में हमसे पूछा गया है, तो ईवीएस के बारे में बच्चों को किस तरीके से बताने की बात की जाती है? बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताने की बात की जाती है, यानी उसी के संदर्भ में, उसके प्रसंग में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जोड़ने की बात एनसीएफ करता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा बोला जा रहा है समावेशी अनुभव। तो समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेकर के चलना। जैसे कि समावेशी शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, यानी बच्चे में किसी भी प्रकार का अधिगम विकार क्यों ना हो, बच्चे में किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। बच्चा प्रतिभाशाली है, कमजोर है, एवरेज है, सबको साथ लेकर के चलना, ये होता है समावेशी अनुभव। तो यहां पर ईवीएस की बात देखिए, समावेशी शिक्षा अलग कॉन्सेप्ट है, और एनसीएफ जो कहता है कि उसके परिवेश से जोड़ना है, दोनों अलग चीज है, इसलिए यहां पर यह निगेटिव हो जाएगा। तीसरा देखिए, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि वैश्विक जो चीजें हैं, यानी विश्व की जो चीजें हैं, हो सकता है बच्चा उसको ना देखा हो, तो नहीं देखा यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ, और प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ तो बच्चे के लिए वो कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी बच्चे के स्थानीय भाग में जो चीजें मिल रही हैं उसको उदाहरण देकर के बताना है, और उसके बाद आप विश्व की तरफ जा सकते हैं। यानी कि स्थानीय से वैश्विक होना चाहिए, यहां पर उल्टा दिया गया, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, अमूर्त अनुभव। अमूर्त तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ जो कहता है कि बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताना, परिवेश से जोड़ने का मतलब ही ये हो गया कि जो बच्चा मूर्त चीजों को देखा हुआ है उससे जोड़ करके बताना। अमूर्त उसके लिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रासंगिक अनुभव, यानी कि कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस। कॉन्टेक्स्ट यानी कि किसी के संदर्भ में, अब मान लीजिए मैं बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो उसके स्थानीय क्षेत्र में कोई एक ऐसा उदाहरण जिससे बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर देखे होंगे कभी ना कभी, तो उससे जोड़ करके जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चे के लिए आसानी हो जाता है समझने के लिए। जैसे कि बच्चे को अल्फाबेट जो पढ़ाया जाता है ABC, तो ABC डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे को बताया जाता है A फॉर एप्पल,
क्यों बताया जाता है? क्योंकि बच्चा अपने जीवन में 6 साल का जब बच्चा होगा तो प्राइमरी में जाएगा, उससे पहले कभी ना कभी सेब वो खाया होगा, यानी प्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवेश में वो देखा है। उसको बताया जाता है बी फॉर बॉल, यानी बच्चा कभी ना कभी तो बॉल से खेला होगा, यानी बॉल को वो प्रत्यक्ष तौर पर देखा है, इसलिए इस बॉल को कोरिलेट कर दिया गया इस बी अल्फाबेट से। अब उसके लिए सीखना आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रासंगिक अनुभव यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। एनसीएफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? देखिए, जब भी बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो किस प्रकार से सहयोग करते हैं, उसके लिए रूब्रिक में क्या होता है, बच्चे के अलग अलग आयामों का एक पैमाना होता है, जिसमें टिक या फिर अनटिक करके, यानी कि सही या फिर क्रॉस करके उस बच्चे का आकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो पहला इसका पॉइंट हो सकता है कि क्या बच्चा दूसरे का सहयोग कर रहा है। अगर सहयोग करेगा तो टिक लगाएंगे, अगर नहीं करेगा तो क्रॉस कर देंगे। क्या बच्चा डोमिनेंट तो नहीं है, यानी कि ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं तो केवल अपने आप को तो सब पर हावी नहीं कर रहा है, यानी डोमिनेंट तो नहीं है। अगर होगा तो टिक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अन्य पॉइंट्स पर जब हम बच्चे का आकलन करते हैं किसी भी एक्टिविटी के दौरान, किसी भी गतिविधि के दौरान, तो उसे हम लोग रूब्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी जो विकल्प निगेटिव है वही हमारा उत्तर होगा। पहला देखिए भागीदारी, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। नेतृत्व ये भी पॉजिटिव है, सहयोग ये भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों पॉजिटिव सेंस में। लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हदबंदी की, तो अंग्रेजी में इसे डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन यानी कि पृथक करना। अब मान लीजिए कि 5 बच्चों का एक समूह है, 5 बच्चों में से एक बच्चा बिल्कुल अलग अलग रह रहा है, या फिर 4 बच्चे मिलकर के उसको अलग कर दिए, तो ये सहयोग की भावना कहां हुई? तो ये निगेटिव सेंस में है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिसोसिएशन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा? देखिए, संज्ञानात्मक यानी कि बच्चे के संज्ञान से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर उसके बुद्धि से जुड़ा हुआ है। और सामाजिक भावनात्मक यानी कि जो उसके स्थानीय विशेष से, उसके समाज से, उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर ढूंढना है। चौथा दिया गया सर्वेक्षण। सर्वेक्षण बच्चा कहाँ करेगा? अब देखिए, सर्वे हो सकता है कि बच्चा अपने मोहल्ले में जाकर के कर ले, या फिर किसी भी डेटा को देख करके बिना मोहल्ले में जाए। अगर जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे के लिए अगर जैसे जनगणना 2011 में हुई थी, तो 2011 के डेटा को दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके आधार पर आप सर्वे करिए कि क्या क्या रिजल्ट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो बच्चे बता सकते हैं कि पिछले वर्षों में महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो हम लोग डेटा के आधार पर भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की तो बात होगी, लेकिन सामाजिक विकास की बात नहीं होगी, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। साक्षात्कार की बात करें तो देखिए, साक्षात्कार में सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों बात हो सकती है, लेकिन सामाजिक के तौर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि साक्षात्कार में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग ही तो होंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रयोग की अगर बात करें तो प्रयोग बच्चा खुद से करेगा, तो यहाँ पर सामाजिक की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रयोग कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें बच्चों के लोकगीत सुनाने और गाने के लिए प्रोत्साहित करना, अब लोकगीत कैसे होता है? लोकगीत जो कि स्थानीय विशेष से जुड़ा होता है। स्थानीय विशेष समाज के लोग, जो लोग स्थानीय क्षेत्रों में कुछ गीत गाते हैं, उसे ही तो लोकगीत कहते हैं। यानी कि ये समाज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो समाज की भावना इसमें आ गई। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, तो लोकगीत सुनाने और गाने के लिए जब प्रोत्साहित करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति संवेदनशील बन रहे हैं, यानी उनके बुद्धि का विकास हो रहा है अपने संस्कृति को लेकर के। इसलिए यहां पर संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक दोनों पक्ष आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? कहा यह जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम और अ कंसर्न इन ईवीएस। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। फिल्म शो, व्याख्यान, प्रदर्शन और समूह चर्चा। तो देखिए, व्याख्यान की जहां तक बात करें तो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए जो लेक्चर होता है वो हमेशा निगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद से करके सीखेंगे। व्याख्यान में क्या होता है, टीचर आया, लेक्चर दे करके चला गया। तो यहां पर बच्चे कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर थोड़ी है कि पेन ड्राइव लगा करके डेटा सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नहीं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। तो व्याख्यान उनके लिए निगेटिव हो गया। ठीक है,
उसके बाद से देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी समस्या की चिंता से संबंधित विषयों की सीमाओं को तोड़ना, यानी कि बच्चे में अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर के चिंता है तो उसको चिंता से बाहर निकालना है। तो चिंता से बाहर आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो क्या केवल देखने से वो बच्चा उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। फिल्म शो दिखाने से भी नहीं निकलेगा। जब बच्चे के साथ आप चर्चा करेंगे, जब बच्चे के साथ आप चर्चा करेंगे कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उसके आप दो तीन एक तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे, तब बच्चा उस चिंता से बाहर निकलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इससे इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद वो उस चिंता से बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? प्रक्रिया कौशल यानी कि देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे प्रोसेस स्किल बोलते हैं। प्रक्रिया यानी कि कुछ ना कुछ स्टेप्स उसमें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो किसके माध्यम से ये हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहचानने का कौशल, दूसरा दिया गया दृश्य कौशल, तीसरा दिया गया याद रखने का कौशल। तो इसमें कोई भी स्टेप नहीं है, कोई भी स्टेप नहीं है। देखिए, पहचानने का कौशल क्या होता है? आप किसी को देख करके कैसे पहचानते हैं? क्या आप उसमें कई स्टेप्स को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दृश्य कौशल, अगर आप किसी को देख रहे हैं तो क्या उसमें कई स्टेप्स फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। याद रखने का कौशल, अगर आपने कोई चीज़ देखा हुआ है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके बीएड बीटीसी में कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, तो क्या ये आपको चरणों से गुजरना पड़ा है आप मार्क्स बताने के लिए? नहीं बताना पड़ा है। आप उसको तुरंत याद कर सकते हैं, याद करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेप्स फॉलो नहीं करना पड़ा है, इसलिए ये प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आएगा ही नहीं है। एक ही विकल्प बचा, अवलोकन कौशल। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इसमें स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर कोई प्रयोग कर रहा है या फिर बच्चा खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो स्टेप उसमें कई स्टेप्स होंगे और उसके बाद से वह उन चरणों का, उन एक तरीके से स्टेप्स का वो अवलोकन करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को बोला गया कि न्यूटन के नियम के अंतर्गत आप इसको प्रूफ करिए, तो बच्चा उसको प्रूफ करने से पहले वो एक्सपेरिमेंट करेगा, यानी कुछ ना कुछ चरण वो फॉलो कर रहा है। अब एक्सपेरिमेंट या तो टीचर कर सकता है या तो बच्चा करेगा, तो दोनों करेंगे तो भी तो चरण फॉलो हो ही रहा है, और उसके बाद बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अवलोकन कौशल में चरणों की बात की जाती है, इसलिए यहां पर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बचने की बात की जा रही है, यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो उत्तर भी निगेटिव वाला विकल्प ही होगा। पहला देखिए दिया गया समूह चर्चा, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समूह में सीखते हैं, तो ये तो बात पॉजिटिव हो गई। लेकिन प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए स्कूल आधारित आकलन, ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए दो प्रकार से आकलन होता है, एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो आपका आकलन होता है वो क्या होता है, वो स्कूल के बाहर का आकलन किया जा रहा है, आपके बोर्ड के द्वारा आपका आकलन किया जा रहा है। जबकि जो आपका यूनिट टेस्ट होता है जो स्कूलों में किया जाता है वो स्कूल के द्वारा किया जाता है, तो उसे स्कूल आधारित आकलन कहते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपके बारे में आपका स्कूल प्रशासन, आपके टीचर ज़्यादा जानते हैं कि आप में क्या कमी है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, तो जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो थोड़ी जान रहा है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो आकलन करेगा वो सही आकलन नहीं हो सकता। लेकिन स्कूल के अंदर का ही जो शिक्षक है वो आपकी सभी कमियों के बारे में जान रहा है कि आप में क्या क्या कमियां हैं, तो उसके आधार पर वो आकलन करेगा। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है तो वो उसका शारीरिक कमी है, ना कि संज्ञानात्मक कमी है। अब अगर आप उसका पेपर पेंसिल से परीक्षा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो असफल होगा। लेकिन अगर आप उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से परीक्षण करें, मौखिक तरीके से परीक्षण करें, तब जाकर हम एक्चुअल रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे कि क्या उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ है या नहीं। वो उसकी कमी है कि वो शारीरिक अक्षमता है कि वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं दे सकता। तो उसका मूल्यांकन उसकी शरीर की अक्षमता का नहीं करना है, बल्कि उसके संज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना है। तो यहां पर स्कूल आधारित पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, तो शैक्षणिक भ्रमण ईवीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर देने पर जोड़, तो ये विकल्प निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव है और निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए जब बच्चे को आप जबरदस्ती करेंगे, नहीं तुमको सही उत्तर ही देना है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरेंगे। उनको ये लगेगा कि अगर मैं गलत उत्तर दे दिया तो हो सकता है कि टीचर मुझे डांट दें या फिर टीचर मुझसे नाराज हो जाए, मेरी पिटाई कर दे। तो बच्चे के अंदर ये भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर बच्चे के अंदर भय हो रहा है तो भय क्या है, निगेटिव इमोशन है। और जो बच्चे का संज्ञान होता है उसके संवेग यानी इमोशन से पूरी तरीके से प्रभावित होता है। अगर इमोशन पॉजिटिव हुआ तो उसका संज्ञान पॉजिटिव तौर पर प्रभावित होगा, और अगर इमोशन निगेटिव हुआ तो उसका संज्ञान निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा। अब यहां पर चूंकि आपकी वजह से, टीचर की वजह से
चूंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें सही उत्तर ही देना है, तो इससे बच्चा डर जाएगा, भय उत्पन्न होगा, जो कि निगेटिव इमोशन है, जो कि उसके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर देगा। इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।